हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास चल रही थी मानव श्वसन तंत्र के ऊपर, और मैंने मानव श्वसन तंत्र मुख्य अंग बताया था फेफड़े को। फेफड़े के बाद में मैं चलूँ उसकी यूनिट पर, यानी सबसे छोटा, तो वो होगी अपनी कुपिका। ठीक है, मानव श्वसन अंग की सबसे छोटी इकाई कुपिका होती है, एल्वोलाई होती है। मैं श्वसन तंत्र के बारे में आगे बात करूँ कि श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। तो श्वसन तंत्र देखिए, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन क्या काम करती है। देखिए लास्ट मैंने इकाई बताई थी कुपिका, फेफड़े में वायु आई है, ऑक्सीजन आई है साथ में, तो वो कुपिका के जरिए क्या होगी, कुपिका के जरिए कोशिका तक जाएगी। अब कोशिका में ऑक्सीजन का क्या काम है वो रोल समझते हैं, वो आएगा अपने कोशिकीय श्वसन में। इसे बोलेंगे कोशिकीय श्वसन। दोस्तों कोशिकीय श्वसन की बात कर रहे हैं तो देखो ये कोशिका हो गई और ये उसका केंद्रक हो गया। ठीक है, अब इसमें पड़ा हुआ है ग्लूकोज, जो हमने भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपन ने खाया है। ठीक है, वो ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज को बोलते हैं कोशिका का ईंधन। क्या बोलते हैं ग्लूकोज को? कोशिका का ईंधन। ग्लूकोज को बोल देंगे कोशिका का ईंधन। अब ये ग्लूकोज दोस्तों इसका होगा ऑक्सीकरण। देखिए ग्लूकोज पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, है ना, इससे कोई ऊर्जा नहीं बनेगी जब तक ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ऑक्सीजन क्या काम करेगा? ऑक्सीजन करता है ऑक्सीकरण का काम। और जब ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, कुपिका के जरिए ऑक्सीजन आ रही है, कुपिका के अंदर ऑक्सीजन आ गई, वायु आ गई। अब ये ऑक्सीजन शरीर में यानी कोशिका में प्रवेश कर रही है। अब ये कोशिका में प्रवेश कर रही है तो इसका ग्लूकोज क्या कर देगी? ऑक्सीकरण। देखिए इस तरह समझिए, ग्लूकोज हो गया C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का, सामान्य ग्लूकोज का सूत्र हो गया, जिसे कोशिकीय ईंधन के रूप में भी अपन जानते हैं। आई है ऑक्सीजन कहाँ से? बाहर से। ऑक्सीजन आई है तो ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीकरण करना। किसका? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना। किसका काम है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना ऑक्सीजन का काम है। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसका ऑक्सीकरण होगा तो CO2 बनेगी पहली। ठीक है, बाद में बनेगा जल का एक अणु, 6 अणु। ठीक है, अब तो देखिए जल का अपघटन हो रहा है, ये ऑक्सीजन हो गया, यानी ग्लूकोज को तोड़ने का काम कर रही है कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब तोड़ती है तो ये कोशिकीय श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, और ये 2 चरणों में पूर्ण होती है, 2 तरीकों से पूर्ण होती है। यानी ऊर्जा मिलना, ऊर्जा रिलीज हो रही है इसके अंदर, और ऊर्जा रिलीज करने का काम 2 चरणों में होता है, या 2 तरीके बोल सकता हूं मैं, 2 तरीकों में होता है। ठीक है, ये कोशिका हो गई, ग्लूकोज आ रहा है। अब ये 2 चरण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा रहा हूँ, 2 चरण बताता हूँ। कोशिकीय श्वसन के 2 चरण होते हैं, या मैं बोलूँ 2 तरीके से वो होती है। देखिए एक तो क्रेब्स चक्र के द्वारा, एक तो क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा मिलेगी शरीर को, एक ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। तो 2 चरण हो गए अपने पास, एक तो क्रेब्स चक्र और एक ग्लाइकोलाइसिस। देखिए मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूं, तो ग्लाइकोलाइसिस मैंने पहले भी बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है साइटोप्लाज्म में। और जब भी मैं साइटो का नाम लूंगा तो इसका मतलब कोशिका। तो ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। अच्छा, कोशिका द्रव्य में कौन सी क्रिया हो रही है? ग्लाइकोलाइसिस। मैं क्रेब्स चक्र की बात करूंगा तो दोस्तों सिंपल से ये याद रखना, क्रेब्स चक्र की क्रिया कंप्लीट होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे कोशिका का शक्तिग्रह भी कहते हैं। तो ये क्रिया पूर्ण होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के बारे में 3 वैज्ञानिकों ने बताया था, जिसे बोलते हैं EMP, यानी एंडरसन, मेयरहोफ और पाइनस नाम के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया, और इसलिए ही ग्लाइकोलाइसिस को बोलते हैं EMP पथ। सिंपल, ठीक है, EMP पथ बोलते हैं। देखिए ये ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स चक्र के बारे में अपन बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर लिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र पूरा चलता है। और इसके अंदर, इसके बारे में किसने बताया था क्रेब्स चक्र के बारे में? इसके बारे में बताया था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक हुए उन्होंने। ठीक है, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र बोलते हैं।
क्रेब्स चक्र की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और एक और चीज नोट करना, इसके अंदर 30 एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र के अंदर 30 एटीपी का निर्माण होता है। और मैं बात करूंगा किसका, ग्लाइकोलाइसिस की, तो इसके अंदर 10 एटीपी का निर्माण होता है। 10 एटीपी का निर्माण। दोस्तों 10 एटीपी में से, अब बना तो लिया आपने 10 एटीपी, पर बनाने में भी तो खर्च हो रही है कुछ। तो बनाने के बाद जो खर्च हो रही है, तो 2 एटीपी इसके अंदर खर्च हो जाती है। 2 एटीपी इसके अंदर खर्च हो जाती है। और नेट एटीपी, नेट टोटल एटीपी बनेगी अपने पास 8 एटीपी। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितनी एटीपी, नेट एटीपी का निर्माण हुआ, तो 8 एटीपी का नेट निर्माण होता है किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। और इसके अंदर 30 एटीपी का निर्माण हो रहा है किसके अंदर, क्रेब्स चक्र के अंदर। तो इन दोनों को मैं मिला दूं तो टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है इन दोनों प्रक्रियाओं में। यहां पर मैं एटीपी 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 बोल रहा हूं, तो एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसे बोलते हैं। ये एटीपी क्या है दोस्तों, जैसे पैसों को गिनने के लिए रुपये का उपयोग किया जाता है, तो भारत की मुद्रा रुपया, अमेरिका की मुद्रा डॉलर, उसी तरह कोशिका की मुद्रा या ऊर्जा की मुद्रा जिसे हम को बोलेंगे, ये होती है ऊर्जा की मुद्रा। शरीर के अंदर एटीपी के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एटीपी के बारे में बात करूं मैं। एक एटीपी बराबर 8.15 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है एक एटीपी में। एक एटीपी बन रही है, तो इसका मतलब 8.15 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिल रही है एटीपी के अंदर। दोस्तों मैं इसे मिटाता हूं और देखते हैं कि कोशिकीय श्वसन तो हो गया, पर और दूसरे जानवर किस तरह से श्वसन करते हैं। तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ थोड़ी जगह बनाने के लिए। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एक एटीपी 8.15 किलो कैलोरी हो गई, ऊर्जा की मुद्रा हो गई, शरीर के अंदर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 38 एटीपी दोनों को मिलाने के बाद, यानी क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस को मिलाने के बाद में 38 एटीपी बनती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ईएमपी पथ बोलते हैं। ईएमपी नाम आया है एंडरसन, मेयरहोफ और पाइनस के नामकरण के द्वारा, क्योंकि इन दोनों ने ही ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और हम देखते हैं कि कुछ जीव किस तरह से श्वसन करते हैं। जैसे मनुष्य श्वसन करता है फेफड़ों द्वारा, मनुष्य का श्वसन अंग हो गया फेफड़ा। उसी तरह दोस्तों मनुष्य का श्वसन फेफड़ा हो गया। ठीक है, उसी तरह अपने जलीय जीवों के बारे में बात करें। जलीय जीव का श्वसन अंग होते हैं गिल्स। देखिए मछलियों में गौर से देखा होगा तो आपने साइड में यहाँ पर कॉलर पर वो कुछ ऊपर नीचे होती हुई चीज दिखती होगी, उन्हें गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जलीय जीव हो गए गिल्स। तीसरा मैं बात करूं उभयचरों की, उभयचर में मैं लूंगा मेंढक को। तो मेंढक किस तरह से, देखिए दो तरीके से करेगा मेंढक श्वसन। एक फर्स्ट तरीका हो गया किससे, त्वचा से। दूसरा तरीका हो गया किससे, फेफड़ों से। देखिए मेंढक बहुत रोचक चीज है। फेफड़ा त्वचा से जब श्वसन करेगा जब वो भूमिगत होगा। दोस्तों सर्दियों के मौसम में सर्दियों के मौसम में मेंढक होते हैं जो जमीन के अंदर चल जाते हैं, इसलिए भूमिगत बोलते हैं। उस अवस्था में वो अपने शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में ला देते हैं, और उस अवस्था में वो शरीर का कुछ भी अंग काम नहीं करता है सिवाय ब्रेन के। लेकिन वो श्वसन तो लेंगे ना, तो श्वसन लेते हैं वो भूमि के अंदर त्वचा द्वारा, और वो बाहर होते हैं तब फेफड़ों द्वारा श्वसन लेते हैं। मैं बात करूं मेंढक के बच्चे यानी टेडपोल, तो वो श्वसन करते हैं किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। तो मेंढक 3 तरीकों से श्वसन कर रहा है, यह भी ध्यान रखना। देखिए
श्वसन से संबंधित दो बीमारियां सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो हो गई अस्थमा, जिसे ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए अपने ट्रेकिया हो गया ना, ट्रेकिया में संकुचन पैदा हो जाता है जब उम्र ढलती जाती है। जब उम्र ढलती जाती है तो संकुचन पैदा हो जाता है, यहाँ की सी आकार की उपास्थि है ना क्या हो, कमजोर पड़ जाती है, इसे इस तरह बिछ जाता है। ये देखिए ट्रेकिया बिछ गया आपका, और आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हो, श्वसन अंग ही श्वसन नलिका बंद हो गई तो दम घुटने से मौत हो जाती है, इसलिए उसे पंप सा दिया जाता है। ठीक है, तो अस्थमा किसे कहते हैं, ट्रेकिया या श्वास नली का पिचक जाना या सिकुड़ना, सिकुड़ना सही शब्द होगा, जिसे अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, सांस नली पिचक जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एक और रोग होता है दोस्तों अस्थमा के अलावा, देखिए धूम्रपान अधिक करते हैं लोग बाग, या खानों में काम करते हैं, या कोयले की खान में काम कर रहे हैं, पत्थरों का काम करते हैं, या तो पत्थर का काम कर रहे हैं लोग, पत्थर तोड़ने का, कोयले की खानों में काम कर रहे हैं, या धूम्रपान अधिक कर रहे हैं। उनमें होता क्या है दोस्तों, उनमें होता है फेफड़ों के अंदर क्या हो जम जाता है, कार्बन या सिलिका का जमा हो जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु, फेफड़े में संक्रमण होता है और मृत्यु हो जाती है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए सॉरी, फेफड़ों में कार्बन सिलिका, देखिए फेफड़ों में कार्बन सिलिका का जमाव होने से फेफड़ों में संक्रमण होता है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, अल्सर हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, यानी कि फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, जिससे फेफड़ों की क्षमता कम हो जाएगी और आदमी को अस्थमा भी हो जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक आदमी की मृत्यु भी इसी कारण से हो जाती है। मैं इसे मिटा रहा हूं दोस्तों, और एक चीज़ आखिरी, यहाँ पर मैं आखिरी चीज़ बताकर एंड करता हूँ, क्या वो देखते हैं। देखिए सिलेंडर होता है ना, कौन सा, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए क्या पूछे जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर होता है तो देखिए, अगर देखिए समुद्र के अंदर बात करें, सबसे पहले पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर जब सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसको हल्का होना चाहिए, तो वो क्या लेके जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। और दूसरा, समुद्रों में जो सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिक्स होती है। लेकिन जब गोताखोरों की बात करें, जो समुद्र की गहराइयों, गोताखोर जो समुद्र की गहराइयों, कितनी गहराई, 300 मीटर से नीचे जाते हैं, तो वो मिला के लेके जाते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस। एक और कंडीशन आती है जिसे बोलते हैं अपन वेंटिलेटर। ठीक है, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर के सिलेंडर में, वेंटिलेटर के सिलेंडर में होती है ऑक्सीजन के साथ दोस्तों हाइड्रोजन गैस मिक्स। वेंटिलेटर का अलग मामला होता है, इसे याद कर लेना, और गहराई का अलग मामला होता है वेंटिलेटर। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस होती है वेंटिलेटर के अंदर। वेंटिलेटर वो अवस्था होती है, देखिए कुछ सामान्य अवस्था हो गई, जो मैं सांस ले रहा हूँ, इसमें मुझे किसी की जरूरत, उपकरण की जरूरत नहीं पड़ रही, मेरे फेफड़ों में खुद में क्षमता है सांस लेने की, तो मैं ले रहा हूँ। एक अवस्था होती है मैं सांस लेने थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो मास्क लगा दिया जाता है, और ऊपर छेद भी होते हैं, जिससे ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, जो मिक्स होती रहती है। ठीक है, तो पूरी एयर मिल जाती है। एक अवस्था ये भी आती है कि बिल्कुल ही सांस लेने की हिम्मत नहीं है, आदमी के फेफड़े काम करने बंद कर दिए, तो क्या करते हैं, उसको नाक में से एक नली निकाली जाती है, फेफड़ों तक छोड़ दी जाती है उसे, और फिर वो नली से ऑक्सीजन दी जाती है,
उसे बोलते हैं वेंटिलेटर। ये इमरजेंसी की अवस्था होती है, ये लास्ट स्टेज भी बोल सकते हैं। इसके बाद में आदमी इससे उभर नहीं पाया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों मैं इस क्लास को यहीं पर यानी श्वसन तंत्र को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक में कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है, जनन तंत्र के ऊपर। दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।